तो लोग हैरत में आएंगे। ये प्रेस वाले अकबर ओवैसी की तकरीर में क्या गलती आती है, क्या गलत बोलते हैं, उसको पकड़ने को खड़े हैं, ढूंढने को खड़े हैं। अरे अकबर ओवैसी कोई चूड़ी का बच्चा नहीं है बाबा कि जाल फेंका और पकड़ लिया, नहीं। अरे आप क्या है एजेंडा बताइए। कुछ एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। कभी लव जहाज, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, मुसलमानों के रगों में राम का खून, कभी ये कभी वो, शरीयत को खत्म करो, ट्रिपल तलाक, क्या है ये सब बताइए। आज मुल्क को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कोई और बेवकूफ नहीं बना रहा है, बल्कि कल जो चाय वाला था आज वजीर आजम बन गया। अब ये बोलेंगे कि चाय वाला बोले, तो मैंने कहा कल जो चाय वाला था जो आज वजीर आजम है, गलत नहीं है ना। क्या बोले 2014 में बोले 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बोले, एक लाश गर्दन आएगी तो 10 गर्दन देंगे। अरे बाबा मिस्टर मोदी, 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारे बहादुर सिपाहियों की जाने वाला है और हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ से गले मिल रहा है, साड़ियां दे रहा है, उनके घर की शादी में शिरकत कर रहे हैं। वाह! फिर हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट कहते हैं बीफ बैन, बीफ बैन, बीफ बैन, बीफ को बैन कर दी। कितने करोड़ों की इंडस्ट्री रुक गई, लोग बेरोजगार हो गए। नहीं, इनको गौ माता से मोहब्बत है, हर एक को है। हम किसी मजहब पे तनकीद नहीं करेंगे, ठीक है, आपका मजहब मुबारक, आपका अकीदा मुबारक, गौ माता है आपकी मुबारक। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा शिकवा, मेरी शिकायत, मेरा गुस्सा ये है कि तुमने अखलाक को क्यों मारा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये गुनाह है कि अखलाक को इसलिए मारा कि उसके घर में बीफ था? क्या तुमने जाहिद और नुमान को इसलिए मारा क्या उनके पास बीफ निकला? हरियाणा ने 2 बच्चियों को रेप किया और उनको मारा इस वास्ते कि वो बिरयानी जो बेचते थे उसमें बीफ था। तुमने दलितों को मारा, गोबर खिलाया, पीटा, मुसलमानों को गोबर खिलाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तुम हिंदुस्तान में बीफ नहीं खाना बोल रहे, महाराष्ट्र में नहीं खाना बोल रहे, लेकिन मिस्टर मोदी 24 लाख, सुनो प्रेस वालों, 24 लाख टन बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। हिंदुस्तानी महाराष्ट्रन बीफ नहीं खाएगा, मगर मिस्टर मोदी दुनिया को खिलाएंगे। गौ रक्षक, ओ गौ रक्षक कहो, आरएसएस के गौ रक्षको, बजरंग दल के गौ रक्षको, विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षको, हमको गोबर खिला रहे ना। ये 24 लाख टन जो बीफ जा रहा है, इसका गोबर भी तो खिलाओ ना आरएसएस वालों को, बजरंग दल को, मोदी को। आप बताइए, आज हम ये बातें कहते हैं, हमको किसी का डर खौफ नहीं है, मरना तो बड़ा है, मरेंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे इज्जत के साथ जिएंगे, जिएंगे।
मजलिस क्या करी? अरे कुछ नहीं करी होंगी भाई, कम से कम बोल तो रही है ना। है कोई बोलने वाला? याकूब मेमन की फांसी पर किसने सबसे पहले बोला? मेरे भाई, क्या हक है नहीं? अरे आज भी कहता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पुलिस एनआईए एनओसी देती है जमानत के लिए, मुंबई हाईकोर्ट में डालती है कि इनको जमानत दे दो। एनआईए को एतराज नहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर मोटरसाइकिल थी जिससे धमाका हुआ मालेगांव में। मैं आज सवाल करता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए एनओसी जमानत दे सकते हैं, पुलिस कहती है, तो फिर रुबीना मेमन को जेल क्यों? रुबीना मेमन के नाम पे भी तो गाड़ी थी ना। इंसाफ का तराजू प्रज्ञा ठाकुर के हक में क्यों झुका हुआ है? ये मेरा सवाल है। कोई जवाब है तो दो। गोधरा के कातिलों को फांसी की सजा, नरोड़ा पाटिया, गुलबर्ग सोसाइटी, सरदारपुरे के कातिलों को सजाए मौत नहीं होती, उम्र कैद। ये कौन सा इंसाफ का तकादा है? अगर गोधरा के कातिलों को फांसी, तो एहसान जाफरी के कातिलों को भी फांसी होनी चाहिए। नरोड़ा पाटिया के कातिलों को भी फांसी होनी चाहिए। क्या गलत है मेरा मुतालबा? अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आए? हम तो जैसे थे वैसे हैं। एक क्या, इस जैसे 10 मोदी भी आ गए तो हम हिलने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है। मगर अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन गुजरात के वो जालिम 30 पुलिस वालों के अच्छे दिन आए। नरेंद्र अमीन के आए, वंजारा के आए, 30 पुलिस ऑफिसर जो गुजरात के कत्लेआम के जिम्मेदार थे, जो जेलों में थे। मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जेलों से छूट गए। सिर्फ जेलों से नहीं छूटे, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पे फिर से आ गए। क्या ये इंसाफ है? आप बताइए। और आज लोग कहते हैं मजलिस क्या करेंगे? अरे भाई, किसी के कदम मनहूस होते हैं तो किसी के कदम बख्तावर अच्छे होते हैं। अकबर ओवैसी के कदम जब से महाराष्ट्र में पड़े, अपने घर से चप्पल उल्टे करके लाया था, उल्टी चप्पल यहां फेंक के गया। जब से आया हूं, ठाकरे और बीजेपी लड़ रहे हैं। लड़ रहे ना? अरे यही बात ठाकरे ने कहा था, बाबरी मस्जिद को मेरे पैरों की ठोकर ने गिराया है। और देखो अल्लाह का क्या इंसाफ है। पहले ठाकरे घर टूट गया, एक तरफ राज चला गया तो दूसरी तरफ उद्धव चला गया। बड़ा नाज था मुंबई पर, बड़ा नाज था अपनी गुंडागर्दी पर, अपनी ताकत पर। अब मुंबई में अगर शिवसेना की ताकत है, फडणवीस की ताकत है, तो ऐ शिवसेना, ऐ बीजेपी, तुम ये ना भूलो, हम हरे झंडे वालों की भी ताकत है मुंबई में। अब है, आज क्या है बताइए? 25 बरस से लूटते रहे, खाते रहे। बीएमसी में कितना खाए? 5,000 करोड़ रुपया सिर्फ नालों को साफ करने में लगाए, और बोले कि साफ नहीं हुए, अभी 10,000 करोड़ की जरूरत है। कौन खाए? दोनों मिलके खाए। आज बोल रहे हैं एक्सटॉर्शनिस्ट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे कहां की एक्सटॉर्शनिस्ट, कह के डाकू, कहां की ट्रांसपेरेंसी? जब तक खाते रहे, मिलता रहा हिस्सा, तो दोस्त थे।
जब हिस्सा नहीं मिला तो दुश्मन हो गए। अरे मेरे भाई, आज मैं कहूंगा कि बड़ा सुनहरी मौका है। हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र कहने वाले ऐसे टूट के बिखर गए हैं। आज हम अपने इत्तेहाद के जरिए अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। अगर आज हम एक नहीं होंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं यहां पे कई लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे कि मजलिस क्या करेगी आने के बाद। मजलिस का भी एक 40 नुकाती प्रोग्राम है, कल अखबारात में आएगा। वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मुख्तसरन से यही कहूंगा, सबसे पहले मजलिस अगर कुछ करेगी तो औकाफी जायदादों को हासिल करने की कानूनी जिद्दोजहद करेगी। मजलिस दूसरा कोई काम करेगी तो गोवंडी से वो डंपिंग यार्ड को हटाने की कोशिश करेगी। मजलिस और उसके बाद कुछ करेगी तो ओल्ड मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का मुतालबा करेगी ताकि ओल्ड मुंबई डेवलप हो सके। मजलिस दरखास्त करेगी, जिद्दोजहद करेगी कि जितने स्कूल उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम के हो जो बंद हो गए हैं, इनको दोबारा खोले और अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स करें, प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाए। मजलिस आपके इस दिनदोशी में यहां पर कम्युनिटी हॉल बनाने की कोशिश करेगी, बीएमसी का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी का जो सबसे बड़ा मसला इसको हल करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ ओल्ड मुंबई, गोवंडी, ये जोगेश्वरी, ये दिनदोशी एरिया, इन सब एरियाज में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की कोशिश करेगी। इन लोगों ने हमारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं दिया, पढ़ने को किताब नहीं दी, खादों पर बस्ता नहीं दिया, लेकिन हाथ में एमडी ड्रग दे दिया, व्हाइटनर दे दिया, खांसी की दवा दे दी। हम उस लानत से हमारे नौजवान नस्ल को आजाद कराएंगे। हम ये काम करेंगे। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि अगर इत्तेहाद होगा तो बहुत कुछ कर सकते। हैदराबाद में हमारा दवाखाना है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए है, एमसी है, आर्किटेक्चर है, बड़े बड़े 2 दवाखाने। आपकी लीलावती हॉस्पिटल भी छोटा है हमारे दवाखाने के सामने, और वो दवाखाना किसी रईसों का नहीं, गरीबों का है। 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में सीटी स्कैन, 800 रुपये में जजगी, 3000 के पैकेज में सिजेरियन, एंजियोप्लास्टी 20,000 में, एंजियोग्राम 5,000 में, हार्ट का सर्जरी, हार्ट की सर्जरी 65,000 में, ब्रेन की सर्जरी 70,000 में, जर्नल वार्ड गरीबों के लिए फ्री है हमारे दवाखानों में। क्या ऐसा काम यहां हुआ? क्या कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया? खुदारा मेरे भाई, अकायद के झगड़ों से निकलो, एक हो जाओ। इस मजमे में बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है दौलत से। खुदारा मेरी अपील है कि अगर हम सब बराबर से ज़कात निकाल लेंगे ना, तो हमको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। ज़कात निकाल लो। मुझे वोट नहीं देते तो मुझे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अकबर ओवैसी को सुनने हजारों का मजमा है। मैं इस मजमे में से कहूंगा, रोजाना आप अपनी जिंदगी में किसी ना किसी शौक पर कुछ पैसा खर्चते हैं ना। किसी को चाय की आदत है, होगी किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को अच्छा खाने की आदत है, किसी को सिनेमा देखने की आदत होगी। बहरहाल हर एक को है। मैं सिर्फ यहां ठहरे मजमे से कहूंगा
कि चाय पियो, जितनी पीना है पियो, जो जो अल्लाह जायज कहता है वो जायज काम जरूर करो। Please like and subscribe my YouTube channel.